Hey, next question, please. Question number 61. Identify which item does not belong to direct expense. Direct expense का कौन सा item नहीं है? That is, first one, 8,000 paid for lubricants and oil used in machineries. तो इसको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं ना, ऑयलिंग रिपेयर्स, लुब्रिकेंट एंड रिपेयर्स, क्योंकि वो तो रिकरिंग इन नेचर का है और सभी मशीनों पे करना पड़ता है. ठीक है, तो ये मेंटेनेंस का खर्चा है. 9,000 higher charge of crane used exclusively for only one contract. तो हाँ, ये डायरेक्ट है. क्यों? क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए डायरेक्टली यूज हो रहा है. ये सब पे बराबर नहीं बटने वाला. ये कोई मेंटेनेंस का काम नहीं है जो आप बार बार करेंगे. ₹15,000 paid for cost of special layout used for one job only. अगेन स्पेशली आप किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस. अभी डील किया, इट्स नॉट रिकरिंग इन नेचर, और रिकरिंग होगा तो एक नए कॉन्ट्रैक्ट में होगा. ठीक है, जैसे लुब्रिकेंट है तो एक ही मशीन है हर 6 महीने में या हर साल, जैसे गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो बार बार ऑयल चेंज कराना पड़ता है. कई बार तो कुछ गाड़ियों को 3-3 महीने में ऑयल चेंज करना पड़ जाता है. तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट खर्चा है, बार बार करना है आपको. ₹10,000 paid to architect for designing a special product. So it is also a direct expense का item. और जो नहीं है that is option number first. ये नहीं है, ये इनडायरेक्ट का, और हम इसकी अकाउंटिंग में इसको हम डालते भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अच्छा, आई हैव सीन वन क्वेश्चन, आई नीड टू शेयर यू कि टेली में जैसे आप कंपनी बनाते हैं, टेली में टेली सॉफ्टवेयर जैसे आप कंपनी बनाते हैं तो उसमें कौन सा अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है? 3 ऑप्शन देती हूँ. कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अपने आप जो खुल जाता है, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कौन सा लेजर आ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्वेश्चन क्या है? टेली सॉफ्टवेयर में जैसे आप एक कंपनी बनाते हैं तो कौन सा अकाउंट या लेजर अपने आप खुल जाता है? कैश अकाउंट, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आंसर कमेंट पे कीजिए. 62. Audit is an independent examination of financial information. हाँ, तो ऑडिट इंडिपेंडेंट है. अगर ऑडिटर किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो गलत डाटा देगा, और गलत डाटा कंपनी का बाहर जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने गलत इमेज क्रिएट करेगा. हियर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर मीन्स ऑडिटर शुड रिले ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. वही बात हो गई कि मैनेजमेंट के हिसाब से अगर वो काम करेगा तो वो बाहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, स्टेक होल्डर्स को. जो सप्लायर है वो उसको और लोन दे देगा, मतलब उधारी दे देगा, क्रेडिट दे देगा, लोन नहीं करना चाहिए. जो बैंक है वो उसको लोन दे देगा, गवर्नमेंट उस पर भरोसा कर लेगी, स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं. सेकेंड, ऑडिटर शुड सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन. क्या वो मैनेजमेंट के डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए बैठा है? जी नहीं, वो वहाँ पे अपना डिसीजन, उन्होंने जो पढ़ा है, इतने सालों का जो नॉलेज गेन किया है, उसको सम अप करके वहाँ पे कंक्लूड करने के लिए गए हैं वो, ना कि सपोर्ट करने के लिए. हाँ, गाइडेंस दे सकते हैं उस पर कि आपको कैसे ही चीज़ों को इम्प्रूव करना है. ऑडिटर्स जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस. सबऑर्डिनेट का मतलब हो जाता है किसी के नीचे, सब ऑर्डिनेट का मतलब हो जाए किसी के नीचे. तो ऑडिटर का जजमेंट किसी के नीचे नहीं होना चाहिए. ऑडिटर्स जजमेंट मस्ट अलाइन विथ क्लाइंट विश. तो फिर वही बात हो गई, सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने की. क्लाइंट के हिसाब से चीज़ों को मेक कर दीजिए और परोस दीजिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस इन योर रिपोर्ट. 63. इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ बजट कमिटी. बजट कमेटी का फंक्शन नहीं है टू रिसीव एंड एनालाइज द बजट रिपोर्ट. हाँ, जो बजट रिपोर्ट है उसको देखना, एनालाइज करना, कंक्लूजन्स बनाना, रेक्टिफिकेशन वाले स्टेप्स लेना, ये सब काम करना पड़ेगा. टू प्रिपेयर बजट मैनुअल, कि हाँ कैसे बजट सेट करना है, किन किन चीज़ों को कितना वेटेज देना है, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है. जैसे प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसा देना है या एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा किधर, क्योंकि प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, रॉ मटेरियल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो उनको देने हैं. अब एडवर्टाइजमेंट में आप किसको लेंगे? करीना कपूर को लेंगे या फिर कोई लोकल किसी को हायर करना चाहेंगे, डिपेंड्स. तो बजट मैनुअल मतलब ये चीज़ों को उनको प्रिपेयर करना है कि बजट एक्चुअली बनना कैसे है. टू रिसीव एंड रिव्यू द बजट एस्टिमेट्स. अब हर डिपार्टमेंट अपना एस्टिमेट बना के देगा कि हाँ हमको इतना लगेगा. जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है,
जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल, तो स्कूल में भी क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपना बजट बना के देता है कि हाँ हमको साल भर के लिए इतना स्टेशनरी दे दीजिए, हमको इतना रिसोर्सेज दे दीजिए. Similarly, they will also present their budget estimates. So this is also a function of budget committee. To approve the budget and budget amendments. तो अप्रूव करने का काम बजट कमिटी का नहीं है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है. वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है. वो चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स, कि नहीं इतना पैसा नहीं देंगे, कम कर दो, व्हाट्सएवर. उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और पास करने यानी कि अप्रूव करने का काम भी उन्हीं का है. 64th, activity ratio are also known as efficiency ratio, turnover ratio. More popularly, we know that activity is also known as turnover ratio, क्योंकि आपका टर्नओवर कितना है. अब ये जो टर्नओवर है आपकी एक्टिविटी से ही आया है, मतलब आपने काम किया है, प्रोडक्शन किया है, काम किया ना, भाई एक्टिविटी की है, कुछ एक्ट किया है. एक्ट किया है तो आपका टर्नओवर बढ़ गया. अब ये जो आपने एक्ट किया है, अगर आपने ज़्यादा बना दिया, मतलब आपने बहुत फुर्ती से काम किया है, ठीक है, और अगर आपने कम बनाया मतलब आपने सुस्ती से काम किया है. सो एफिशिएंसी. बात समझ में आया? जो टर्नओवर दिख रहा है, जो प्रोडक्शन जो आप घुमा रहे हैं, रोल कर रहे हैं, टर्नओवर, ये आपके एक्शन से आ रहे हैं, यानी एक्टिविटी से आ रहा है. और जो आपका एक्शन है वो आपके एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी फुर्ती से काम कर रहे हैं या कितनी सुस्ती से काम कर रहे हैं. सो ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों ही एक्टिविटी रेशियो है. A company has total assets turnover 1.2, ठीक है, and fixed assets कितना है, 2 है. What will be the current asset turnover ratio? Current asset turnover ratio क्या आएगा? Assuming current assets are 40% of total assets. क्या कह रहा है कि current assets क्या है, 40% है. किसका? टोटल एसेट्स का. अब 40% है तो उसको 0.4 इंटू TA ये लिख सकते हैं, है ना, परसेंटेज को हटा दिया. तो दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन. साथ में हमको मिलता है टोटल एसेट्स टर्नओवर. टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स अपॉन, यहाँ लिख देते हैं, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स. ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, टोटल एसेट टर्नओवर का. ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या दे दी है, 1.2 दे दी है, और हमको पता लगाना है करंट एसेट्स. ठीक है, चलिए पुट करते हैं. ये हो जाएगा सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 1.2, नीचे क्या आएगा 1. थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया जाए, क्योंकि करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट टर्नओवर. ठीक है, कैट करंट एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स अपॉन करंट एसेट्स. ठीक है, हमें करंट एसेट की वैल्यू मिल चुकी है, हम यहाँ से सेल की वैल्यू निकाल लेते इस इक्वेशन से. ठीक है, तो सेल हो जाएगा इज इक्वल टू 1.2 इंटू टोटल एसेट्स. ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, सेल्स की वैल्यू ये ले ली हमने, 1.2 इंटू टोटल एसेट्स अपॉन करंट एसेट की वैल्यू यहाँ पर है 0.4 इंटू टोटल एसेट. टोटल एसेट कट गया, ये पॉइंट उड़ गया, 4 1 जा 4 3 जा, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड 3.0. ठीक है, द नेक्स्ट वन, द प्रोप्राइटरी रेशियो is 40% if the total asset and share capital are 55 लाख and 15 लाख respectively. तो एसेट कितना हो गया 55 लाख और कैपिटल कितना हो गया 15 लाख. देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस विल बी, क्या होगा, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल, नहीं शेयर होल्डर फंड, हाँ तब तो हम इस तक पहुंचेंगे, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. ठीक है, ये 40% है, कहाँ सॉल्व किया जाए, समस्या हो जाती है. चलिए, तो 40% है, टोटल एसेट्स है 55 लाख इंटू 55 लाख इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड. ठीक है, चलो यहाँ पे ये 0 लगा देते हैं, ये हो गया 100, इधर 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 4 0 बच गए, 4 5 जा 20, 4 5 जा 22.
तो शेयर होल्डर फंड आया है 22 लाख रुपए। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों ही इसमें होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको ध्यान होगा तो शेयर होल्डर फंड ऊपर होता है 1, उसके अंदर सब पॉइंट होता है ए शेयर कैपिटल और सेकंड बी रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल है 15 लाख, 22 लाख में हम 15 लाख उड़ा देंगे, बचा 7 लाख रुपए। 22 लाख में इसमें 15 लाख कम कर देंगे, बचा कितना 7 लाख, ये है रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू। If a firm has contribution to sales ratio of 30%, contribution to sales बोले तो PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए। डिजायर्ड प्रॉफिट यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हमको 60,000 रुपए का मुनाफा हो जाए, दिस इज योर डिजायर, हुआ नहीं है। देन व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सेल वैल्यू, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस साल 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना सेल करना पड़ेगा, है ना, कितने अमाउंट का सेल करना पड़ेगा कि आपको क्या करना मिल जाए, 60,000 का प्रॉफिट हो जाए। अमाउंट क्यों, क्योंकि रुपया लग चुका है, अगर नहीं लगा होता तो हम फिर यूनिट्स में बात करते हैं, ठीक है। द फॉर्मूला विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। देखा जाए तो ऊपर नीचे दोनों ही सेम है, कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या बचता है, सेल्स में हटा देंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट ही बचता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका है 1.5 लाख, प्रॉफिट है आपका 60 लाख, इट मीन्स 2,10,000 अपॉन 30%, यहाँ लगा देते हैं 100, ठीक है। 1 0 कट गया, 3 1 जा 7 जा, कितना हो गया जी, 7 लाख रुपए। दैट शोज ऑप्शन नंबर 1, आपको 7 लाख रुपए का सेल्स करना होगा टू अर्न 60,000 एज प्रॉफिट। एन ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड, ऑडिट प्रोग्राम कब प्रिपेयर करेंगे, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक प्रोग्राम सेट होता है ना, स्टेप्स डिजाइन किए जाते हैं, रोड मैप बनता है कि प्रॉपर करना कैसे है। होने के टाइम पे ऊपर नीचे होता है, ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल करने की कोशिश करते चीज़ों को, बट इन एडवांस वी ट्राई टू डिसाइड कि गोल क्या रहेगा, कितने दिन में कंप्लीट करना है, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, कौन कौन क्या क्या काम बांटेगा, कितने लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। पूरा भीड़ तो लगा नहीं सकते काम को फिनिश करने के लिए, या फिर किसी एक के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते, तो वी हैव टू प्रिपेयर कंप्लीट रोड मैप। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट, आफ्टर कंप्लीट करके क्या करेंगे, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, अब ऑडिट करेंगे कि प्रोग्राम बनाएंगे इन बिटवीन, तो नहीं किया जाएगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, तो कौन ही पूछने आ रहा है कि व्हाट वाज योर ऑडिट प्रोग्राम, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। 69, a location, person or item of equipment or group of these cost may be a certain is called, तो दिस इज योर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर आपका डील करता है कॉस्ट को लेके कि किधर कितना कॉस्ट जा रहा है। अब जैसे लोकेशन है तो आपकी बिल्डिंग रेंट वगैरह हो गया, और इन चीज़ों पे वो फोकस कर लेगा कि हम एक्स्ट्रा कॉस्ट मत हो ना, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मार्केट में दिक्कत इन द सेंस आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो डिविडेंड आपका जा रहा है, आपका हो सकता है इंटरेस्ट वगैरह का बर्डन आप पे बढ़ जाए, क्यों, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो गया, रिटेन अर्निंग नहीं हो सकती, कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, एक्सपेंशन में दिक्कत आने लगेगी, या प्रोडक्ट लॉन्च अगर वो सोच रहा है, रिसर्च का काम करना है, पैसे चाहिए ना इन सारी चीज़ों के लिए, तो वो सारे काम क्या होंगे, रुकेंगे। तो कॉस्ट को संभालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लोकेशन पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ये लोग वहीं चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे सब्सिडाइज रेट में सब चीज़ मिलने लग जाता है, तो क्या है, कॉस्ट कम करने के लिए चले जाते हैं सेटअप लेके वहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चले जाते हैं भैया हमको टैक्स रिलैक्सेशन या ये चीज़ें जो भी बेनिफिट्स मिल रही है। पर्सन हो गया तो लाइक आपके स्टाफ कितने हैं, आपका मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन चीज़ों पे है, ठीक है। इक्विपमेंट्स, इट मीन्स योर ऑल मशीनरीज, पुराना है तो चेंज करना है, टेक्नोलॉजी का क्या सीन है, सो ऑल, तो करेक्ट ऑप्शन गोज विद कॉस्ट सेंटर। क्वेश्चन नंबर 70, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड मिला, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ फाइनेंस कंपनी, देखिए हर कंपनी के अपने सिक्योरिटीज इशू करता है,
ठीक है। अब जैसे कि जियो है, तो जियो जब अपनी सिक्योरिटीज इशू करेगा तो नॉर्मल पब्लिक खरीदेगी, बट जियो काम क्या करता है, तो वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। अब वहीं पे आप एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, और भी जो ऐसी हैं जो इन्हीं सिक्योरिटीज पे डील करती है, तो ये उसके बारे में बात किया है, जैसे एंजल वन, ग्रो, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। जो ट्रेडिंग का ही काम करते, जिनका काम है कि वो सुबह शेयर खरीदे, दोपहर को बेचे, फिर खरीदे बेचे, दिन भर उनका यही काम चले, सिक्योरिटीज और कमोडिटी पे वो क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। बाय बैक ऑफ ओन शेयर, अपने शेयर्स को वापस से खरीद लेना। अगर आप अपने शेयर्स को वापस से खरीद लेंगे मार्केट में, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे मतलब ये क्या है, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर इज योर फाइनेंशियल एक्टिविटी, कि जब आपने फाइनेंस अपना खरीद लिया, अब आप ही का, अब आपको किसी को डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने शेयर्स परचेस कर लिए, बायबैक वापस से ले लिया। ठीक है। सो आपका फाइनेंस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये जो एंजल वन है और जो ग्रो है, ये जो काम कर रही है, इनका ऑपरेटिंग है, उसी से उनका कंपनी का खर्चा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही है ना, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो दिस इज गोना बी देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2। और जो बच गया दैट इन्वेस्टमेंट, तो ये 1 हो गया, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब तो डिविडेंड मिलेगा। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तभी तो डिविडेंड पाएगी ना। जैसे जियो है, जियो ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तब तो डिविडेंड मिलेगा। और अगर दे रही है, डिविडेंड दे रही है, तो फाइनेंस में दे रही है। तो यहाँ पे क्या है, रिसिप्ट की बात की है, देने की बात तो की ही नहीं है। ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 का बी। ठीक है, 1 का बी, 2 का सी, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन. So this is all for today. We shall continue in the next class.